तो मैं लाया हूँ नया चैप्टर। चलो बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। जैसा कि हमारा चैप्टर था, युवान सभी के स्वॉर्ड को ऊपर उठाता है मेजी से और जो लोग भाग रहे होते हैं उनके ऊपर अटैक कर देता है। क्या तुम्हें लगता है पानी में होने से मैं तुम तक पहुंच नहीं पाऊंगा? ये बोलते ही पीछे से कोई युवान पर अचानक से अटैक करता है, लेकिन युवान को जरा भी फर्क नहीं पड़ता। अटैक करने वाला शॉक में होता है, इसने मेरी अटैक को इतनी आसानी से डिफ्लेक्ट कर दी। युवान स्वॉर्ड को कंट्रोल करते हुए बोलता है, तुम सच से ट्रिक यूज कर रहे हो? क्या तुम्हें लगता है इतनी सी चीज मेरा कॉन्ट्रैक्शन हिला जाएगा? वो तलवारों से अटैक करता है, बाकी लोग चिल्लाते हैं बच के रहो। कुछ लोग पानी के अंदर ले जाते हैं। अटैक करने वाला खुश हो रहा होता है। सही है, चाहे ये मॉन्स्टर हो, इतनी दूर से सब ब्लेड कंट्रोल नहीं कर सकता। अभी 2 ब्लेड बची है, वो काफी होंगी। वो चीख कर बोलता है, अब तुम भी उन्हें रोक नहीं पाओगे। मुझे पक्का पता है, तुम्हें मालूम है वो कहाँ जा रहे हैं। अब समझो मैं झूठ नहीं बोल रहा था। युवान हल्की सी हंसी हंस देता है और फिर ऑर्डर देता है और अपने बंदे को फोर्ट पर बिठा देता है और सीधा भेज देता है। सामने वाला ये देखकर गुस्से से भर जाता है, लेकिन तब तक युवान अपने सबऑर्डिनेट को भेज चुका होता है। युवान बोलता है, ओ नो, इतनी अफसोस की बात है, मेरा सबऑर्डिनेट तो पहले ही पहुंच गया। शिप ओनर शॉक में होता है, बोलता है क्या बकवास है, इसने तलवारों को ट्रांसलेशन के लिए यूज किया। फिर गुस्सा में चिल्लाता है, साला क्या तुम्हें पता भी है बीबी कहाँ है? युवान शांत, कैप्टन के रेजिडेंट में है ना। कैप्टन के दिमाग में इससे कैसे पता है? मैंने तो फ्रीक्वेंसी विस्परिंग टेक्निक से बात की थी। ये नामुमकिन है जब तक इसे सुनाई नहीं दिया हो। डिवाइन फिजिकल और बेबी अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम में नहीं है। सबसे ज्यादा डेंजरस तो ये मॉन्स्टर जैसा हरामी है। मुझे किसी भी तरह इसको मार देना पड़ेगा, चाहे पानी में डुबाकर या किसी भी तरीके से। मुझे यहाँ से निकलकर ब्लू हेवन सोसाइटी को इन्फॉर्म करना होगा। अगर एक एवोल्यूशन रियल मास्टर आर्टिस्ट निकल गा चुको, अगर हम सबके साथ अटैक करना शायद पॉसिबल होता, चाहे सिर्फ इस बंदे की पाए उतना भी काफी होगा। माइंड टू माइंड ऑर्डर देता है, फर्स्ट रेड तुम क्या कर रहे हो? कैप्टन मर चुका है और तुम बस खड़े होकर घूर रहे हो। यहाँ 300 से ज्यादा लोग हैं और तुम कह रहे हो सब बस देखते रहेंगे। क्या तुम कैप्टन के साथ के पहले मरना चाहते हो? मैं जानता हूँ, लेकिन उसे मरूं कैसे? सिर्फ एक बंदा है, तुम लोग अलाइंड वेडर वेव के हीरोज हो और फिर भी डर के कांप रहे हो। तभी युवान आगे बढ़ता है और तलवार हाथ में लिया। जब वो सामने आता है तो शिप ओनर का चेहरा उड़ चुका होता है। वो ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी हालत बहुत बुरी हो जाती है क्योंकि युवान का अटैक बहुत ही ज्यादा पावरफुल होता है। मुझे भागना होगा, मुझे अपनी की बात के कॉन्ट्रैक्ट करनी होगी और इसकी पावर को इसके खिलाफ यूज करना होगा। वो उसको अटैक से नीचे गिरा देता है और सोचता है ये मेरा पीछा नहीं करेगा क्योंकि डिवाइन फिजिकल की ग्रैंड डॉटर अभी यहाँ है। मैं फ्लोर तोड़कर भाग जाऊंगा। उतने में ही उसके बॉडी मूवमेंट कंट्रोल कर लेता है और वो घबरा जाता है। युवान उसे ऊपर उठा देता है और वो कितनी तरह से कंट्रोल हो चुका होता है और बोलता है ये ट्रिक मुझ पर काम नहीं करेगा और तोड़ देता है और हाई ग्राउंड पर छोड़ देती है। कितनी बेवकूफी वाली बात है। युवान बोलता है शांति से, गलत। सच में तुम्हें ऐसा लगता है? ये युवान सुप्रीम साइबर डिवाइन फिजिकल आर्ट यूज करता है, ड्रैगन स्लैग अटैक, जो कि बहुत पावरफुल होता है। सामने वाला शॉक हो जाता है और बोलते हैं क्या, कैसे? नीचे से स्ट्राइक ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए थी। युवान का अटैक लग चुका होता है, उसका ब्लेड ऑरा टूट चुका होता है और खून में भीग जाता है। युवान मन में बोलता है मैं इसे अभी मरने नहीं दे सकता और फिर से अटैक करके उसे नीचे गिरा देता है। बेम्बू हार्ट तोड़ने के बाद भी मैं इसके चेहरे पर पंच नहीं मार पा रहा हूँ। छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता। युवान उसके सीने पर हाथ रखता है। सामने वाला को कुछ समझ नहीं आता। वो पूछता है तुम क्या करना चाहते हैं? युवान थोड़ा टोन में बोलता है मैं ये करना चाहता हूँ और फिर उसे जोर का झटका देता है जिससे कि बाकी लोग हैरान हो जाते हैं। हो बेंग, इसे बस जिंदा रहने के लायक रखो, अब तुम्हारी बारी है। सब लोग घबरा कर भागने लगते हैं। ये मॉन्स्टर है, अपने वेपन छोड़ दो, पानी में कूद जाओ। युवन शांत, ये सब बेकार है बोलता है। नैनो सेल्फ टारगेटिंग मोड को बोलता है करने को। नैनो बोलता है यूजर के ऑर्डर पे 63 वेपन के लिए सिर्फ टारगेट मोड एक्टिव टारगेट और फिर लॉक कर देता है। युवान सारी तलवार को कंट्रोल करता है। बाकी लोग देखकर कांप जाते हैं और फिर युवान अटैक करता है। लोग गिरने लगते हैं, लाशें बिखरने लगती है। इस तरह एक मॉन्स्टर आखिर कहाँ से आया? हेंस बोलता है काटने के लिए डिस्टेंस बनाओ और अगर इसका कोर एनर्जी कट गया तो ये कुछ नहीं कर पाएगा और बोलता है प्लीज काट दो और फिर वो चैन काटने लगता है। युवान हल्की से मुस्कान देता है। वो बोलता है अगर ये करना चाहते हो तो मैं मदद कर देता हूँ। युवान अटैक करके चैन को तोड़ देता है और हो गया। लेकिन ये हमें हेल्प क्यों कर रहा है? ये तो हमें जिंदा छोड़ने वाला नहीं है। सब तलवारें शिप पर आ जाती है और फिर उसके बाद शिप में चुभ रही है और इतनी देर तक कैसे पहुंच गई और सब के सब भागने लगते हैं और बोलते हैं बस लगता है सिचुएशन से जिंदा निकलना मुमकिन नहीं है, यही हल है। हर तरफ लाशें बिखरने लगती है। एक ही बार में सारे दुश्मन खत्म हो गए। आप कमाल के हो माय लॉर्ड, हाउबेंग ने बोला होता है। डिवाइन फिजिकल की ग्रैंड डॉटर रोने लगती है। बेग की मन में हल्की सी सोच के बोलता है इनकी मौत पर ये इतने
उदास क्यों है? बिग की बोलता है, बस थोड़ा सब्र रखो, लगभग हो गया, मैं बेबी को जल्दी यहाँ लेकर आऊंगा। ये सुनकर वो गुस्सा से भर जाती है और माइंड टू माइंड हाओबिंग बोलता है, मुझे ये कहना नहीं लग रहा, लेकिन हम तो इन्हें बचा रहे हैं, लेकिन ये हमें ऐसे घूर क्यों रही है जैसे कि हमने कुछ गलत किया हो। और हमारा सीन चेंज होता है जहाँ पे एक आदमी दिखता है, मशाल लेके जा रहा होता है, लेकिन उसका गर्दन मोड़ देता है हमारा एल्डर और मन में बोलता है, ये पक्का उसी का घर है। औरत और बच्चे गार्ड के अलावा यहाँ सबके सब शिप में चले गए थे। वो बेवकूफ से एरोगेंट हो, ये पक्का ही लगता है। देखते हैं एक औरत बच्चे को गोद में पकड़ी हुई होती है। एल्डर बोलता है, सॉरी, तुम जिंदा नहीं रह सकती क्योंकि तुमने मेरा चेहरा देख लिया है। आई एम सॉरी, थोड़ी देर तक तुम भी सो जाओ, मैं तुम्हारा रोना बर्दाश्त नहीं कर सकता। फिर वो भाग कर निकल जाता है, लेकिन जैसे ही पहुंचता है शौक हो जाता है, इतनी कम टाइम में सारी शिप्स डूब गई, क्या उसने वो उस यूज किया क्या? तभी हॉपिंग चिल्लाता है, इधर इधर यहाँ। तभी ऊपर पहुंचता है और बोलता है, मैंने आपका ऑर्डर पूरा कर दिया। इवान बोलता है, गुड जॉब, ये पक्का डीमन लॉर्ड का काम है। मैंने सुना था यंग लॉर्ड पोजीशन के आधे कैंडिडेट के हाथ काट दिए गए हैं। सिर्फ सोचकर ही मेरी राइट आर्म कांप जाती है। उसके साथ क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। मैंने उसका प्रेसेस पॉइंट को अभी तक अंडू नहीं किया है क्योंकि वो बहुत गुस्से में लग रही थी, लेकिन फिर भी ऐसे घूर रही है जैसे हमने उसे मार दिया हो। मैं तुम्हारा बेबी को लेकर आ गया हूँ एल्डर यंग, अब आप उसके प्रेसेस पॉइंट को खोल सकते हैं। ठीक है। जैसे ही प्रेसेस पॉइंट रिलीज होता है वो जोर जोर से रोने लगती है और एल्डर तुरंत उसका मुंह पर हाथ रख देता है। क्या कर रही हो तुम? अगर फिर से चिल्लाई तो मैं तुम्हारा प्रेसेस पॉइंट दोबारा लॉक कर दूंगा। तुमने मेरे हस्बैंड को क्यों मार दिया? क्या तुम्हें लगता है मैं तुम्हें माफ कर सकती हूँ? तुम्हारा हस्बैंड? क्या तुम फर्स्ट राइट की बात कर रही हो? हाँ, तुम्हें पता है वो मेरा हस्बैंड है, फिर भी तुमने उसे मार दिया। ये बिल्कुल बकवास है। मुझे लगा था वो रो रही है क्योंकि वो सैड है, और तुम सिर्फ इसीलिए लोगों को इतनी बेरहमी से मार रहे हो क्योंकि तुम कर सकते हो। तुम शैतान हो। क्या ये औरत सच में पागल हो गई है? डेविल नैनो ये अपने किडनैपर के साइड क्यों ले रही है? ये शॉकिंग क्लोन सिंड्रोम लगता है। क्या शॉकिंग क्लोन सिंड्रोम तब होता है जब विक्टिम को अपनी जान का थ्रेट देने वाले पर रहम या लगाव हो जाता है, और एक्सट्रीम केसेस में प्यार भी हो सकता है। हाँ, ऐसी भी चीज होती है क्या? तो जो रूमर्स में सुने थे कि डिवाइन फिजिकन की ग्रैंड डॉटर ड्रैगन टाइगर क्लॉ के फर्स्ट रेट के काफी क्लोज हो गई थी, वो सच थे। बहुत सारी कुर्बानियां हुई है, लेकिन शायद ये बेहतर ही हो। अब जब वो उनसे नफरत करती है तो चीजें उनके प्लान के मुताबिक नहीं जाएगी। तो तुम कह रही हो कि तुम्हारी ग्रैंड डॉटर ने हमें भेजा है, तो तुम्हारा गोल क्लियर है। तुम्हारी ग्रैंड डॉटर तुम्हें वापस पक्का किसी के थ्रेट करेगी, है ना? शांत हो जाओ। हमें बताया गया है कि तुम किडनैप हो और बेबी को धमका दी जा रही है, इसीलिए हम डिटेल्स में नहीं जा पाए। ये एक्सक्यूज कुछ सॉल्व नहीं करता। मैं कहीं नहीं जा रही। अगर तुमने फोर्स किया तो मैं अपनी ग्रैंड मदर को सब बता दूंगी, ताकि जो चाहिए वो ना मिले। तुम सबको भी कोई इंपॉर्टेंट चीज खोना पड़ेगी। कितना अफसोस की बात है। तुम सोच रहे होगे हम कोई ऑटोडेस्क सेट के सीधे सीधे लोग हैं, लेकिन सच ऐसा नहीं है। तुम्हें हमारे डीमन लॉर्ड के बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या डीमन लॉर्ड? जोंगंग मुरीम में सिर्फ एक ही शख्स है जो इस नाम से जाना जाता है, तो क्या वो ही है? क्या तुम्हें लगता है सिर्फ तुम ही हो जिसने अपने प्यारे इंसान को खोया है? तुम अपने किडनैपर से प्यार में पड़ी हो, ये मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, तुम मुझे डराने की कोशिश कर रही हो, लेकिन मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा। मैं पक्का करूंगा कि ग्रैंड डॉटर तुम्हारी मदद ना करे। सच में मरे हुए लोग कैसे बता सकते हैं? तुम क्या सोच रहे हो ओल्डर यंग? बैटल के बीच में हॉस्टेज को मारना काफी कॉमन होता है। अगर बॉडी के प्रॉपर इंतजाम कर दिया जाए तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। डिवाइन फिजिकल दुखी होंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं? वेट वेट, क्या तुम मुझे मारना चाहते हो? मुझे लगता है मुझे रिस्क्यूज करना आया हो। हाँ, हम तुम्हें रेस्क्यू ही करने आए थे क्योंकि तुम डिवाइन फिजिकल की ग्रैंड डॉटर हो। इसके अलावा तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं थी, और वो भी तुम्हें खुद फेंक दी। इतना ही बोलते डिवाइन फिजिकल घबरा जाती है। युवान अपने एनर्जी से गर्दन मोड़ देता है और नीचे लेट जाती है और बोलता है, युवान, अच्छा है कि तुम्हारा बच्चा अभी सो रहा है। दूसरा आदमी देख रहा होता है और अपने मन में बोलता है, पागल हरामी, सच में डिवाइन फिजिकल के ग्रैंड डॉटर को मार दिया है। युवान पास आता है, गर्दन पकड़ लेता है। तुम्हें लगता है आंखें बंद करके तुम मुझे बेवकूफ बना दोगे? वो डर जाता है ये सुन के। युवान ठंडे टोन में बोलता है, अब तुम्हारी बारी है। फिर हमारा सीन होता है ड्रैगन टाइगर क्लॉ के एरिया में। एक आदमी आता है, इधर उधर देखता है। पायरेट अब तक वापस आ जाने चाहिए थे। खैर, वो मेरा मसला नहीं है, मेरा काम है उसके साथ है। कुछ ऑफ लग रहा है। झाड़ियों के पीछे देखता है, इसकी गर्दन टूटी गई है। यहाँ लाश किसने छुपाया? अब सोचता हूँ और भी अजीब लग रहा है। मुझे लगभग 50 लोगों की प्रेजेंस महसूस हो रही है। सब औरतें और छोटे बच्चे हैं, और फर्स्ट घर के अंदर किसी की भी प्रेजेंस महसूस नहीं हो रही। क्या मुझे अंदर जाना चाहिए? दूसरी जगह नॉक होता है और एक औरत दरवाजा खोलती है और बोलती है, इस वक्त कौन नॉक कर रहा है? व्हाट, तुम यहाँ क्यों आए हो मेरे घर? उसके बाद पूछता है, वो कहाँ है? डिवाइन फिजिकन की ग्रैंड डॉटर। वो शायद ऊपर रिवर वाली किसी शिप पर होगी। समझ गया, थैंक यू बताने के लिए। फिर लगता है हार्ट
हार्ट अटैक आ जाएगा, इसीलिए जल्दी यहाँ से मूव करना होगा। क्या पता अगर मैं उसका नर्वस पर चढ़ गया और मॉन्स्टर जैसे आदमी मेरे पास वापस आ गया तो। ब्लू हेवन सोसाइटी ऑटोडेस्क सैमसन का एक सीक्रेट सोसाइटी है जिसे कहा जाता है आसमान को नीला बनाए रखने के लिए बनाया गया है। इस सोसाइटी के अंदर होता है और उसके 5 हायर अप्स होते हैं, हेवन मास्टर, अर्थ मास्टर, ह्यूमन मास्टर, यून मास्टर, यंग मास्टर। ये सोसाइटी ऑटोडेस्क सैमसन के मार्शल आर्टिस्ट से मिलकर बनी होती है। इनका मकसद यही होता है कि जो लोग ऑटोडेस्क मार्शल छोड़ देते हैं उन सबको खत्म करके एक राइटियस दुनिया बनाया जाए। हमारा सीन फिर वहीं पे होता है युवान का, जहाँ पे उसको कंट्रोल करके युवान उसे बुलवा रहा होता है और वो बोलता है तो ये ब्लू हेवन सोसाइटी के ऑर्गेनाइजेशन है। मुझे बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं हुआ था कि इतनी रेडिकल सोसाइटी ऑटोडेस्क फैंक्शन का हिस्सा होगी। हॉपिंग बोलता है ये लोग तो प्रॉपर फिजिक्स हैं, सिर्फ ऑटोडेस्क फैंक्शन तक बात होती तो समझ आता, लेकिन ऑटोडेस्क फैंक्शन से जुड़े हुए सब लोग को, अपनी ही कल्ट के लोगों को भी मारना, ये लोग तो लगभग डिसलेशंस है। बेग ये बोलता है इन्हें प्रोसेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, बस रिजल्ट चाहिए होता है। ऐसे लोग ऑटोडेस्क फैंक्शन के हिस्सा बनने के बिल्कुल लायक ही नहीं है। युवान मन में सोचता है हेवन अन अर्थ अन ह्यूमन येन और यांग, ये नेमिंग बिल्कुल ऑटोडेस्क स्टाइल से लगती है। फिर क्या बोलता है क्या ये 5 हायर अप्स पावर हायरस्ली के ऑर्डर्स में है? तभी जवाब देता है नहीं, सोसाइटी के लीडर को छोड़कर बाकी सब पावर में बराबर है। युवान बोलता है ठीक है फिर उनकी आइडेंटिटी बताओ। युवान मन में सोचता है इसका डिटेन वीक हो चुका है, लेकिन लेवल हाई होने की वजह से इसकी मेंटल बहुत स्ट्रांग है। मैंने इसे बाकियों की से काफी ज्यादा ट्रुथ सीरम दिया है, फिर भी ये अभी तक टिका हुआ है। वो बोलना शुरू करता है हेवन मास्टर नाम गोंगियन क्लैन, नाम क्लैंग क्या नाम गोंगियन क्लैंग, अर्थ मास्टर वो वुडोंग सेट का विश वन, यून मास्टर सिचुइंग टैंक क्लैन का टैंक प्लीशन, यंग मास्टर। नैनो बोलता है लगता है तुर सीरम के ज्यादा मैटर दिमाग पर असर कर रहा है। युवान मन में सोचता है सिट अभी भी इफेक्ट को रेजिस्ट कर रहा है। वो फिर बोलता है लीडर हॉबियो पिंक पिंक क्लेन का पिंक म्यूल। नैनो बोलता है इसकी सांस और कमजोर होती जा रही है। युवान थोड़ा सा टेंशन होता है, बोलता है अब ये सब करना बेकार है क्योंकि इसका इंटेंट पहले से ही डिस्ट्रॉय हो चुका है, लेकिन मुझे तब तक ये जिंदा चाहिए जब तक लीडर के बारे में पूरी बात ना हो। और सोसाइटी लीडर कौन है? सोसाइटी लीडर की पहचान सिर्फ हेवन मास्टर को ही पता है। इतना बोलते ही वो मर जाता है और युवान बोलता है तो इसका मतलब सिर्फ नोंग्योंग की सोसाइटी की ही असली पहचान पता है। एल्डर बोलता है हाँ मुझे भी ऐसा ही लगता है, ये इन्फॉर्मेशन काफी वैल्यूबल है लेकिन उस तक पहुंचना बहुत ही मुश्किल है। वार्डिंग विश्वन और सिचुइंग टैंक क्लैन का टैंक प्लीजन ये दोनों तो ठीक है, लेकिन नोंग्योंग उसे डिवाइन मेडिटेट स्वॉर्ड मैन कहा जाता है और प्रैक्टिकली वो 5 ग्रेट क्लैन का लीडर भी है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो ऑटोडेक्स फैंसन मेमोरी में लाइंस के 7th यंग मास्टर में से तीसरा मास्टर भी है और ऊपर से वो डीमन स्लेयर स्क्वाड का स्क्वाड कमांडर भी है जो डिमोनिक कल्ट के खिलाफ एग्जीक्यूट स्क्वाड होती है। युवान बोलता है ये काम तो बहुत ही मुश्किल होने वाला है। खैर इतनी मेहनत के बाद हमें काफी इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। तब हॉवेम बोलता है माय लॉर्ड यहाँ बहुत स्किल्ड मार्शल आर्टिस्ट आए हैं, मुझे लगता है ये ब्लू हेवन सोसाइटी से ही होगा। युवान शांत आवाज में बोलता है हाँ तुम सही कह रहे हो। और हम देखते हैं कि कोई आ रहा होता है और वो पास आ गया होता है, इनका बैग की देखता है और ये बोलता है यहाँ पे 6 लोग हैं पर मुझे तो सिर्फ 2 लोगों का प्रेजेंस फील हुआ था, लेकिन यहाँ तो 2 से ज्यादा है। तभी उसको शौक हो जाता है और देखता है ये तो उसकी वाइफ है, क्या तुम इस औरत को मार चुके हो? और तुरंत स्वॉर्ड निकालता है। ये अपना बैग भी बोलता है ये तो ग्रेट स्वॉर्ड है और तुरंत उस पर अटैक कर देता है और सोचता है कि इसने मेरे स्वॉर्ड को डॉज कर लिया, लगता है ये सेम लेवल पे अल्टीमेट सुप्रीम पीक लेवल के। और तभी वो बेग डी से लड़ने जा रहा होता है लेकिन एल्डर आ जाता है पीछे और उसको बैक कर देता है और एक पंच लगाता है उसको और वो अपने स्वॉर्ड से रोकता है लेकिन पीछे चलते चला जाता है और बोलता है तुम तो बहुत ज्यादा कमजोर हो। तभी बेग डी बोलता है क्या कहा तुमने? और फिर ये दोनों अपने मन में बोलते हैं स्क्वाड लीडर बेग गाउट डाउन मत करना, वो तुमसे एक लेवल आगे है, हाँ एक लेवल ऊपर। वो 2 तलवारें यूज करता है, सुनने में पहचानने से लग रहा है। यूनिलिवेट स्वॉर्ड 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट को लोग इसी तरह जानते हैं, राइटियस नॉर्थ और डिमोनिक साउथ एंड कॉम्बियन ईस्ट एंड प्राउड वेस्ट एंड डुअल सेंटर। कब से कैसे कैसे कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि, लेकिन 5 ग्रेट मार्शल आर्टिस्ट कहने लगे। अलायंस लीडर और राइटियस स्वॉर्ड सेक्ट का सेक्ट लीडर राइटियस नॉर्थ स्वॉर्ड का ली मोक, चियोन योजाओ डिमोनिक कल्ट का मास्टर जिन ग्यूजेओ प्लेन्स की लड़ाई में ऑर्थोडॉक्स फैंसन अलायंस को हराया और सुप्रीम हेवनली डीमन का टाइटल इनिनेट किया। होंग यून प्राउड वेस्ट किंग जिसने एक भयंकर जंग के बाद ऑर्थोडॉक्स फैंसन अलायंस के लीडर बना। अफवाह बहुत ही है इसीलिए सच और झूठ अलग है और मुश्किल, लेकिन कहा जाता है कॉम्बैट ईस्ट बिना वेपन के भी सबसे बेहतरीन मार्शल आर्टिस्ट है। और फिर भी अनरिवल स्वॉर्ड वांग जियोन वो एक मार्शल आर्टिस्ट था जो काविया हाइड्रा और का हिस्सा हुआ करता था। एक वक्त था जब येलो रिवर पे लगभग 10,000 पायरेट का राज था, तब 8 वेव वाटर वेव्स नहीं टेरिटरी वाटर वेव कहा जाता था। एक दिन कुछ अनजान कारण से वांग जियोन मर गई, उसका गुस्सा फूट पड़ा और उसने 3,000 से ज्यादा
पायरेट्स का कत्ल कर दिया। उस इंसिडेंट के बाद ऑटोडॉक फैंसन ने उससे नफरत की और ऑटोडॉक फैंसन ने भी उससे टकरा दिया क्योंकि उसने बहुत ज़्यादा लोग को मार दिया था। कुछ बड़ी लड़ाइयों के बाद वो फिर भी कभी दिखा नहीं, वो सही था। उसने मुझे कहा था कि जब तक मैं मरने के करीब ना हूँ दोनों ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड यूज़ ना करूँ। मुझे पहचान लिया गया है, अब मैं क्या करूं? वो वन आई मुझसे बेहतर मार्शल आर्टिस्ट है। ये बात और भी ज्यादा चुभती है कि 5 फर्स्ट मेट की वाइफ को मार चुके हैं, लेकिन अब मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर सिर्फ एक ही ऑप्शन है, बचता हूँ और मैं भागूंगा। और तुरंत वो भागने लग जाता। उसके पीछे हमारा एल्डर और बेग्गी दोनों होते हैं। बेग्गी बोलता है तुम क्या सोच रहे हो कि तुम यहाँ पे इतने आसानी से निकल जाओगे, और एक पंच बनाता है और उसको मारता है। सामने वाला ब्लॉक करता है, काउंटर स्ट्राइक करता है, लेकिन बेग्गी अपना किक से करता है और ये सोचता है कि ये बहुत ज्यादा फास्ट है जबकि ये मेरे से कमजोर है, फिर भी ये मेरे को टक्कर दे पा रहा है। और तभी बेग्गी जमीन पे हाथ रखता है और एक की कॉल लगाता है। सामने वाला उसको शॉट से ब्लॉक करता है और पीछे चला जाता है और हंसता है और बोलता है कि इसमें कोई बात नहीं है, और दोनों के दोनों आमने सामने होते हैं। इसकी मार्शल आर्टिस्ट बिल्कुल अल्टीमेट सुप्रीम पीक लेवल पर लग रही है। ये मुझसे डेफिनेटली ज्यादा स्ट्रांग है और ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड ऐसा घुमा रहा है जैसे नॉर्मल स्वॉर्ड हो। मुझे किसी तरह यहाँ से ओपनिंग बनाना होगा। ओए तू फर्स्ट फीट वाला, क्या मैं तुझसे डर कर भाग नहीं रहा हूँ, बस मैं अभी बहुत ज्यादा बिजी हूँ। तुम क्या कहना चाहते हो? इतना ही बोलता है तभी हमारा स्वॉर्ड यूज कर देता है। दोनों स्वॉर्ड से यूज करके उसको धुआं धुआं कर देता है और वहां से निकलने की कोशिश करता है अपने मन में बोलते हुए, मैं उससे और लड़ना नहीं चाहता लेकिन मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है। अब जब मुझे पहचान लिया गया है तो मुझे जाकर उसको बताना होगा। तभी वो जैसे भाग रहा होता है तो युवान उसके सामने आ जाता है और बोलता है मुझे पूरा यकीन है, तुमने सुना होगा, मैंने कहा था मैं तुम्हें कहीं भी जाने नहीं दूंगा। तभी सामने वाला अपना अनरियल स्वॉर्ड टेक्निक को यूज करता है अपने युवान पे, लेकिन युवान उसका एक ही हाथ से स्टॉप कर देता है, जिससे देख के वो गुस्सा हो जाता है और जोर से पावर लगाने लगता है। लेकिन युवान वहां से हिलता भी नहीं है, जिसे लग के वो डर जाता है और बोलता है मैं तो इसको एक जगह भी पीछे नहीं कर पा रहा, आखिर इसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ये कमीना इंसान, ये बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। और फिर युवान उसको एक फ्लिक करता है और बोलता है अब तुम्हारा सोने का समय है, और इतना बोलते ही उसको एक फ्लिक से पीछे फेंक देता है, जिससे वो पीछे जाके गिरता है और काफी चोट लग चुका होता है और बेहोश हो जाता है। तुरंत युवान उसके पास आता है और अपने एनर्जी से, तभी एल्डर आता है और बोलता है माय लॉर्ड प्लीज रुकिए जरा, लगता है ये आदमी ब्लू हेवन सोसाइटी का हिस्सा नहीं है। वो नहीं है? हाँ, तुमने शायद सुना होगा, अनरियल स्वॉर्ड वही है जिसे ऑटोडेस्क और अनफोटोडेस्क दोनों फैंक्शन ने छोड़ दिया था, इसीलिए वो चुपके से जीने लगा। फिर पहले इसकी आइडेंटिटी को पूरा पर्पस क्लियर करते हैं। एल्डर बोलता है इस बार क्वेश्चन मैं करूंगा माय लॉर्ड, जैसा आप चाहो एल्डर। वो होश में आता है और शॉक्ड हो जाता है, क्या क्या मैं बेहोश हो गया था सिर्फ एक ही फ्लिक से? तुम बहुत स्ट्रांग हो, मेरी एज का कोई भी तुम्हारा मैच नहीं होगा। मैं अपनी ही एज के किसी इंसान से सिर्फ एक ही फिंगर फ्लिक से नॉकआउट हो गया। एल्डर पूछता है तुम होश में आ गए? वो घबरा जाता है और बोलता है हाँ, मैं अपना की गैदरिंग नहीं कर पा रहा हूँ, लगता है मेरी एनर्जी कोर को एनर्जाइज कर दिया गया है। एल्डर क्लाइमली बोलता है मैंने तुम्हारे प्रेजेंस पॉइंट को प्रिक कर लिया है, अब समझ गया। तो अब तुम मेरे साथ क्या करोगे, मुझे मार दोगे? मेरे को लगता है मैं ये तरीका यूज नहीं करना चाहता था लेकिन अब करना पड़ेगा, प्लीज मेरी जान को बख्श दो। ये सुन के माहौल एकदम सन्नाटा हो जाता है। एल्डर बोलता है तुम इतनी हिम्मत से अपनी जान की भीख मांग रहे हो? मैं तुम्हें मार सकता हूँ लेकिन मैं तुम्हें जिंदा इसलिए छोड़ा ताकि तुम्हारे बारे में पूछ सकूं। तुम जो पूछना चाहो पूछ लो, मुझे जो पता होगा मैं बता दूंगा। ये किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा लगता नहीं। सबसे पहले तुम्हारा नाम? मेरा नाम बून वांग है। अच्छा बून वांग। युवान सोचता है अगर ये यूनिवर्सल स्वॉर्ड का प्रेडेसर होता तो इसका सरनेम वांग ही होता, शायद ये डिसाइपल होगा। अच्छा बून वांग, तुम्हें हम पर अटैक क्यों किया? वो इसीलिए क्योंकि तुम लोगों ने उस औरत को मार दिया। हॉबिंग बोलता है जैसे एक्सपेक्ट था। यह बेबी को दिखाता है और बोलता है अच्छा तो वो बेबी? हाँ वही, उसका बच्चा। हम दोनों बचना चाहते थे लेकिन उस आदमी की वजह से फेल हो गए। तुम लोग उन्हें बचाने आए थे? हमें उसकी दादी ने भेजा था उससे और उसके बेटे को रिसोर्स करना, लेकिन हम ट्रैप में फंस गए थे और उस बच्चे को नहीं पाए। वो ये तो बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, अमेजिंग। तुम श्योर हो कि उसके ग्रैंड मदर ने तुम्हें ही भेजा था? हाँ, तुम्हें यहाँ बंदी बना कर रखे हुए हैं तो फिर तुमसे झूठ क्यों बोलेंगे? समझ गया, तो तुम अच्छे इरादे से आए थे और मैंने गलत समझ लिया था। मुझे सोच सच में अफसोस है। ऑलराइट, ये बात मान गया। फिर भी तुम्हें उससे ढूंढने की जरूरत क्यों पड़ी? मुझे चाहिए था, मुझे उसकी मेडिसिन चाहिए थी। अच्छा तो तुम्हें मेडिसिन चाहिए थी? और अपने मन में सोचता है तो क्या वो दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं थे? वो सिर्फ मेडिसिन के लिए उसे ढूंढ रहा था। वैसे भी डिवाइन फिजिकन की ग्रैंड डॉटर ज्यादातर फिजिकन से बेहतर ही होगी। फिर मुझे पहले ही लग रहा था तू तो ड्रग एडिक्टेड है। नहीं, मैं ड्रगल नहीं हूँ। एल्डर थोड़ा सा अजीब सा लुक देता है तो उसने
उस मेडिसिन को क्यों चाहिए था? वो मेरी एक बहन को जो बहुत टाइम से बीमार है, बाकी फिजिकल उसका कुछ नहीं कर पाए, लेकिन जब भी मिस किम की मेडिसिन लेती थी तो उसे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था, समझ गया। इसीलिए तुम उसकी मौत पर इतने गुस्सा हो? उसने बोला था सब कुछ बताएगी, लेकिन ये अभी भी डिटेल्स छुपा रही है। युवान बोलता है तुम गलत समझ रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हम यहाँ फ्रेंडली बातें कर रहे हैं? अगर तुम्हें जिंदा यहाँ से निकलना है तो सीधा जवाब दो। एक बार और गोल गोल जवाब दिया तो तुम्हारा एनर्जी को डिस्ट्रॉय कर दूंगा और तुम्हें पहाड़ी जानवर के खिलाफ कर दूंगा। ये तो बहुत ज्यादा हार्श हो रहा है। फिर अपनी युवान गुस्सा दिखाता है तो ये डर जाता है, बोलता है नहीं नहीं नहीं, तुम ठीक बात कर रहे हो। मेरी बहन की बीमारी एक्चुअली बहुत सीरियस है। वो किस बीमारी से पीड़ित है? लोग बस उसे मेडिसिन क्लब्स कहते हैं, लेकिन मिस किम ने तो उसे नाइन यान मेडिसिन क्लब्स कहा था। नाइन यान मेडिसिन क्लब्स नैनो, क्या तुम जानते हो ये क्या है? इसके बारे में अभी तक डेटा रिकॉर्ड नहीं है। एक ऐसी बीमारी जो नैनो को भी नहीं पता। एल्डर यंग, आप जानते हो ये क्या है? ये मेडिसिन क्लब्स एक ऐसी बीमारी है जिसमें यून एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाती है और बॉडी के वेसल ब्लॉक हो जाते हैं। ये ज्यादातर लड़कियों को ही होती है। इसका कोई ट्रीटमेंट नहीं होता, इसीलिए जो लोग इससे पीड़ित होते हैं उन्हें पूरी जिंदगी दर्द का सहना पड़ता है। लेकिन इसे आमतौर पर इसे मौत नहीं होती। लेकिन नाइन यन मेडिसिन कोलैप्स या सिंपल मेरिडियन कोलैप्स काफी ज्यादा खतरनाक होती है। इस बीमारी वाले लोग के बॉडी में इंसान की हद से ज्यादा यिन एनर्जी होती है, लगभग इन्फिनाइट। बॉडी रोज रोज इसे नेगेटिव यान एनर्जी को हैंडल नहीं कर पाती और बैलेंस टूट जाता है। इस वजह से ज्यादातर लोग 20 साल की एज से पहले ही मर जाते हैं। ये वाकई में बहुत रेयर बीमारी है। मैंने भी सिर्फ सुना था। उसके सीरियस हाल ही में और ज्यादा बढ़ गए हैं और हमें सारी मेडिसिन खत्म कर दी है। अब मैं क्या करूं? पहले मेडिसिन 4 दिन तक चल जाती थी, लेकिन अब आधे दिन ही भी नहीं चल पाती। और जो औरत ये मेडिसिन बनाती थी वो भी मर चुकी है अब। तभी एल्डर उसके पास आता है। बून पूछता है क्या जैसे तुम्हें मिस कैम को रिस्क्यू करना था वो भी फिजिकल है? माय लॉर्ड, ये परफेक्ट चांस है। इसे हमारा एहसान मान बनना क्या? इसकी बहन रिन्यूअल सॉर्ट वॉन्ग जीवन से जुड़ी हुई है। अगर हम इस कल्ट के रिक्रूट भी ना कर पाए तो फ्यूचर में काम आ सकता। हाँ, वो एक्चुअली काफी बेटर फिजिकल है। अक्सर मिस किम ने भी उन्हीं से सीखा था। रियली? तो फिर क्या आप उनसे मेरी बहन का इलाज करवाने के लिए पूछ सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं। तभी जोर से एनर्जी विस्फोट होता है। सबका ध्यान उधर ही चल जाता है। बाकी लोग हैरान होते हैं। पुन सोचता है अपने मन में, शिट, इम्पॉसिबल, मैं तो उसे सिर्फ 4 घंटे पहले ही मेडिसिन दी थी। एल्डर बोलता है लॉर्ड, लगता है वो यहीं आस पास है। इवान मन में सोचता है अगर वो आस पास भी है तो मैं उसकी ठंडी यिन एनर्जी इतनी क्लियरली कैसे महसूस कर पा रहा हूँ? बुन चिल्लाता है ये मेरी सिस्टर है, ये उसी की यिन एनर्जी ब्लास्ट हो रही है। एल्डर शॉक होता है, ये यान एनर्जी तुम्हारी बहन की है? मैंने सुना था कि इस डिसीज वाले लोग को आसपास इन्फिनाइट यान एनर्जी होती है, लेकिन ये तो मेरी सोच से भी काफी कहीं ज्यादा है। युवान तुरंत बुन को आजाद करता है और बुन रस्सी तोड़ देता है। युवान बोलता है तुम आगे जाओगे? बुन हाँ में जवाब देता है। युवान ऑर्डर देता है बेगी तुम मेरे साथ आओ, हॉबेंग तुम यहीं रहो और बेबी को प्रोटेक्ट करो। बाकी लोग यस बोलते हैं। इतने कहते ही युवान लोग निकल जाते हैं। सीन हमारे पहाड़ का होता है जहाँ बेगी मन ही में बोलता है हाँ, ये जगह तो बिल्कुल विंटर जैसी लग रही है। अगर मैं इंटरनल एनर्जी यूज ना कर पा रहा होता तो शायद ठंड से ही मर जाता। अचानक से सब कोई रुक जाते हैं। सामने एक लड़की दिखती है। युवान मन में सोचता उसके पास के ही हवा ही इतनी कांप रही है, इतनी खतरनाक कोर एनर्जी, ये तो अनबिलीवेबल है। तभी बुन अपनी सिस्टर को चिल्लाता है लेकिन कुछ नहीं सुनती। सिस्टर उसकी आगे बढ़ रही होती है लेकिन बुन आगे बढ़ के बोल रहा होता है बिल्कुल वही हो रही है जो मैंने सोच रहा था। मुझे कोर एनर्जी का फ्लो रोकना ही पड़ेगा। रुको, बहुत ज्यादा ठंड है। मैंने अपनी इनर एनर्जी को फुल मैक्स तक खींचनी ली, फिर भी मैं कांप रहा हूँ। ये पहले के एक्सप्लोजन से बिल्कुल कंपेयर ही नहीं होता। बहन होश में आओ, मैं हूँ तुम्हारा भाई। माफ करना, मुझे ये करना ही पड़ेगा। जैसे ही वो हाथ बढ़ाता है उसकी बहन उसे देख लेती है। बुन शौक हो जाता है। व्हाट? उसकी आंखें? वो उसका हाथ पकड़ लेती है और हाथ जमाने लगती है। बुन बोलता है सिस्टर तुम क्या कर रही हो? रुको, उसकी बहन कुछ नहीं बोलती। बुन बोलता है डैम इट, मैं इतनी सारी इनर एनर्जी कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ फिर भी उसकी यिन एनर्जी मुझे अंदर तक घुसा रही है। इस रेट से तो मेरा पूरा जिस्म जम जाएगा। और फिर सॉरी बोलता है। इतना ही बोलते किक मारता है। क्या उसने अपने आसपास की सारी बर्फ जमा कर किक को ब्लॉक कर दिया? वो हाथ पकड़ लेती है और हाथ जमाने लगती है। बून मन में सोचता है वो मुझे पहचान ही नहीं पा रही। इस रेट से तो मैं ठंड से ही मर जाऊंगा। तभी युवान आता है और बोलता है यहीं रुक जाओ। वो अपने भाई का हाथ छोड़कर सीधा युवान पर अटैक करते हैं। युवान उसका हाथ को पकड़ लेता है। बून घबरा के कहता है ये बहुत खतरनाक है, ये ठंडी है। लेकिन उसकी बहन शॉक हो जाती है क्योंकि युवान का हाथ जम ही नहीं पा रहा होता है। बून मन में बोलता है ये तो
ठंड पिघला रहा है उसका कि कितना अनबिलीवेबल है। युवान सात आवाज में बोलता है, मैं कहना चाहता था बस काफी है। वो अटैक करता है और सोचता है इससे फर्स्ट के बैरियर बना लिया, क्या इंटरेस्टिंग स्किल है। लेकिन वो अपने भाई को साइड फेंक देती है और युवान पे सीधा अटैक कर देती है। युवान पीछे आ जाता है, उसका भाई पीछे फेंका रहा होता है और उसको बेगी पकड़ लेता है और पकड़ के रोक लेता है और बोलता है, मुझे पता था वो एंटरप्रेन्योर प्लेयर का बैलेंस बिगड़ जितनी स्ट्रांग है, लेकिन उसे उतनी ही दूर से पुश कर दिया। कितनी खतरनाक इन एनर्जी है। बुन थैंक्स बोलता है और बेगी बोलता है मन में, मुझे लगा था इसका टोन थोड़ा एरोगेंट होगा, लेकिन शायद ये बस ओवर हॉन्स्ट है। तभी बून अपने हाथ पकड़ लेता है, बेग उसको अपनी एनर्जी यूज करने देता है। बून बोलता है कि तुम काफी अच्छे हो। बेग बोलता है, बातें बंद करो, मेरी मदद करो ठंड को भगाने में। बून घबरा जाता है, बट हमारे पास टाइम वेस्ट करने के लिए वक्त नहीं है। अगर हमने मेरी बहन को अभी नहीं रोका ना तो सिचुएशन और भी बुरी हो जाएगी। पिछली बार मैंने उसे इसीलिए रोक पाया था क्योंकि मैं अकेला नहीं था, लेकिन अब तो जब फादर यहाँ पे नहीं है, मेरे अलावा सिर्फ यही यही है जो उसकी इन एनर्जी को हैंडल कर सकता है। तब युवान अपनी स्वॉर्ड निकाल लेता है। बुन शॉक्ड होता है, बोलता है, नहीं एक और भी है, ये तो मेरी सोच से भी ज्यादा कहीं ज्यादा मॉन्स्टर निकला। बेग्गी बोलता है, अगर ये भी उसे नहीं रोक पाया तो सच में हम ट्रबल में आएंगे। वैसे मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। बून मन में बोलता है, ये उस पर पूरा ट्रस्ट करता है, लगता है ये मेरे लिए मेरे फादर जैसा ही है। तभी हमें उसकी बहन का सीन होता है और अपनी एनर्जी रिलीज कर रही होती है। युवान अपने मन में बोलता है कि इसका इंटरनल एनर्जी सच में इन्फिनाइट है। इतनी सारी इन एनर्जी बाहर निकालने के बाद भी ये ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती जा रही है। ये पावर उसी लेवल की है जो सालों की ट्रेनिंग से मार्शल आर्टिस्ट को मिलती है, उसे बिल्कुल अलग डेमिनेशन पर है। तभी वो अटैक की प्रिपरेशन करती है और क्रिस्टल आइस एकदम शार्प बना देती है युवान पे अटैक करने के लिए। युवान बोलता है, अरे यार, और फिर अपने इशारे से युवान पे अटैक करा रही होती है। बेग्गी बोलता है, बच के माय लॉर्ड, और तुरंत भेज देती है सारे के सारे अटैक को। युवान बोलता है, नैनो आर्गुमेंट रियलिटी पे एनालाइज करो और जितने भी आइज है उनको तोड़ दो। एनालाइज करने के बाद बता रहा होता है फ्रेगमेंट इधर से आ रहा है उधर से आ रहा है। युवान तुरंत उसको तोड़ने लगता है और हम देखते हैं वो अटैक करे जा रही होती है और भी अटैक बढ़ा देती है। युवान उसके अटैक को काफी तोड़ रहा होता है। बुन का भाई बोल रहा होता है, ये तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है जैसा मैंने सोचा था। और फिर युवान और अटैक्स को तोड़ रहा होता है। युवान बोल रहा होता है, इसकी इन एनर्जी का फ्रेगमेंट तो बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और ये उड़ने वाली आइस के अलावा और कुछ भी नहीं लग रही। तभी युवान उसके पास में जा रहा होता है, तभी अपने शील्ड बना देती है। युवान उसके पास जैसे जाता है तो बेगी बोलता है, ये कैसा हो सकता है। तभी बुन का भाई बोल रहा था, क्या इसने आइस फ्रेगरेंस से स्टॉप कर दिया उसकी मूवमेंट को। तभी युवान बोलता है, नहीं, और एक स्वॉर्ड लगाता है और बोलता है, ये मेरा चांस है, और स्वॉर्ड से सीधा काट देता है और सीधा उस लड़की के पास पहुंच रहा होता है। देखती है और काफी गुस्सा आ जाती है और अपने एनर्जी को और बढ़ा रही होती है। तभी युवान बोलता है कि तुम बहुत लेट हो चुके हो, और तुरंत अपना प्रेजेंस पॉइंट उस पर यूज करता है जिससे कि सभी के सभी अटैक्स रुक जाते हैं। युवान अपने मन में बोलता है, ह्यूरिकेन तो रुक गया था ना, लेकिन ठंड अभी भी पूरी तरह से गया नहीं है। उसकी यान एनर्जी इतनी स्ट्रांग कैसे हो सकती है। मैं नॉर्मली एवोल्यूशन रियल्म का मार्शल आर्टिस्ट से लड़ते वक्त भी फिफ्थ मिस्ट्री की से ज्यादा यूज नहीं कर रहा था, लेकिन यहाँ से तो सेवंथ मिस्ट्री की भी उसे पूरी तरह से रोक नहीं पा रही। वो बेहोश होने लगती है। मैंने पैरालाइज प्रेजेंस पॉइंट भी यूज किया है, फिर भी मूव करने की कोशिश कर रही है। युवान और प्रेजेंस पॉइंट टेक्निक यूज करता है। आखिरकार वो बेहोश हो जाती है। युवान उसे पकड़ लेता है। फ्यू, ये लड़की तो सच में बहुत मुश्किल है। बुन आता है, बोलता है, मुझे लगा ही नहीं था कि आप ये सच में कर पाओगे, आप अमेजिंग हो। युवान बुन से कहता है, हाथ देकर सोचता है, लेकिन स्किन पर्पल हो चुकी है, ये भी ठीक कंडीशन में नहीं है। वो लड़की को देखता है, उसकी नसें फूल रही है। वेजल ब्लॉक होने के बाद भी यिन एनर्जी अभी भी बवाल मचा रही है, हमें जल्दी करनी होगी। वो लड़की को उठा लेता है और बुन घबरा के बोलता है, आप उसके साथ क्या करने वाले हो। युवान बोलता है, मैं उसे मिस किम की ग्रैंड डॉटर के पास ले जा रहा हूँ। बून बोलता है, लेकिन अगर वो कितनी भी ग्रेट फिजिकल हो, क्या वो मेरी बहन की कंडीशन इंप्रूव कर पाएगी। युवान बोलता है, अगर डिवाइन फिजिकल भी इसे ठीक नहीं कर सकती तो फिर तुम्हारी बहन के लिए कोई उम्मीद नहीं है, चलो हमें जल्दी करनी होगी। बून बोलता है, क्या डिवाइन फिजिकल, वो कौन है। बेगी बोलता है, मिस किम की ग्रैंड डॉटर ही डिवाइन फिजिकल है। बून शॉक्ड होता है, व्हाट, उसने मुझे मेडिसिन लेने आने के इतने विजिट में कभी ये नहीं बताया। उसने पहले भी बोल देना चाहिए था कि शायद वो ऑब्जॉर्ब है, मैं तो उसे सिर्फ मेडिसिन के लिए जिंदा रख रहा था। बेगी बोलता है, चलो जल्दी करो, यहाँ शॉक में खड़े रहने का टाइम नहीं है। सीन चेंज होता है अपने सभी कंपेनियंस के साथ राज्यों में जाकर। युवान ने जल्दी से डॉग ढूंढता है। उन्हें एक ऐसा डॉग मिल गया जो रात में भी ऑपरेट करता है था, और वो सेफली येलो रिवर को क्रॉस कर गए। रिवर क्रॉस करने के बाद यूनियन क्विंग गैंग के यूज करते सुबह सुबह होनोम के नॉर्थर्न रीजन में मौजूद हेवनली डीमन डिवाइन कल्ट ब्रांच पहुंच गया। कल्ट मेंबर वे ग्रेट द डिवाइन कल्ट डीमन लॉर्ड में द हेवनली डीमन लॉर्ड 1000 ईयर्स। बुन मन में बोलता है, मुझे पता था वो शायद स्ट्रांग है, लेकिन वो डिमोनिक कल्ट का डीमन लॉर्ड निकला। शायद यंग दिखने के लिए कोई ऑपरेशन
ऑपरेशन करवाया होगा। युवान सोचता है सिचुएशन अर्जेंट है, डिवाइन फिजिकल कहाँ है? गार्ड बोलता है जी वो अभी फर्स्ट एड क्रेस्ट हॉल में है। युवान एल्डर और बेग दी को बॉडी बेबी को दूसरे गेस्ट हाउस में ले जाओ और वहाँ वेट करो। बाकी लोग यस बोलते हैं। हाँ वो रही। मून खुश हो जाती है और युवान की तरफ बढ़ने लगती है, फिर रुक जाती है और बोलती है लॉर्ड वो औरत कौन है? अंदर का सीन होता है, डिवाइन फिजिकल लड़की को चेक कर रही होती है। हॉबिंग धीरे से बस यही बोलता है इसीलिए हम उसे ले आए, अब वो हमारे एहसानमंद हो जाएंगे। रियली सच में बस इसीलिए? ऑफ कोर्स मेरा डिमन लॉर्ड ऐसा बंदा नहीं है। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा है क्योंकि इतनी खूबसूरत यंग वुमेन है और मुझे बिलीव नहीं हो रहा कि वो सिर्फ पेशेंट हो। मुझे पता है डिमन लॉर्ड ब्यूटी से सिवाय होने वाले नहीं है। हे मैंने कहीं पढ़ा था कि 9 ईयर मेड्रन क्लब का ट्रीटमेंट तब होता है जब बहुत स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी से बैलेंस किया जाता है। बैलेंस यानी मर्द और औरत का मामला। व्हाट बकवास, अब पकड़ लिया ये बुरा जोक हाओबेंग। मैंने ये भी नहीं बता सकता कि मैंने तुम लोगों का बात सुन रहा हूँ। डिवाइन फिजिकल 9 ईयर मेडिसिन क्लॉथ में सोच नहीं पाती कि मैंने इसे फिर कभी देखेंगे। बोन बोलती क्या इतना खतरनाक है? डिवाइन फिजिकल मुझे नहीं पता कि इसने उसे मेडिसिन दी है, लेकिन ये उसकी यंग एनर्जी को थोड़ा बूस्ट करने वाली मेडिसिन दी है। लगता है इसी वजह से उसकी जिंदगी थोड़ी एक्सटेंड है। बोन मन में बोलता वो तुम्हारी ग्रैंड डॉटर थी। युवान आगे आता है, क्या इसका मतलब आपने ही इसे पहले ट्रीट किया है? डिवाइन फिजिकल बोलती है रुको, पहले मुझे पूरी बात तो कहने दो। मैंने पहली बार 9 ईयर ब्रेडवन क्लब पेशेंट 30 साल पहले देखा था। मुझे तभी बेसिक आइडिया हो गया था कि क्या करना चाहिए, लेकिन ये डिसीजन सिर्फ लोगों से होता है जो इनर एनर्जी ट्रेन करते हैं, इसीलिए ट्रीट करना मुश्किल है। मेडिसिन से कुछ नहीं होता, सिर्फ एक ही तरीका है, उसके ब्लॉक्ड विजन को बहुत स्ट्रॉन्ग यंग एनर्जी से खोलना, और ऐसा बंदा मिलना बहुत मुश्किल है। बुन तो आपको कहीं नहीं मिला? डिवाइन फिजिकल बोलती है नहीं, मैंने जितने लोग सब ट्राई किए। उसी टाइम पे सर्लियन का एब्रोड मिला जो सिर्फ 5 ग्रेजुएशन मार्शल आर्टिस्ट में से एक था। उन्होंने इनर मार्शल आर्टिस्ट हाईएस्ट रेलम तक पहुंची गई थी। बुद्धिस्ट मॉन्क होने के नाते उन्होंने मेरी रिक्वेस्ट मान ली। यंग एनर्जी यिन एनर्जी को संभाल सकती है, लेकिन उस औरत की वेन्स इतनी स्ट्रांग नहीं थी। आखिरकार वो दोनों एनर्जाइज बर्दाश्त ही नहीं कर पाई गई और वहीं मर गई। ये एब्रप्ट की गलती नहीं थी, लेकिन गल्ट में उन्होंने अपना पोजीशन छोड़ दिया, और वो मेरी जिंदगी की पहली पेशेंट थी जिसे मैं बचाना नहीं पाई। बुन सोचता है तो मेथड गलत था, क्या ये कोई बेहतर तरीका है? डिवाइन फिजिकल बोलती है जो अपनी फेलियर्स से ना सीखे वो फिजिकल कहलाने के लायक नहीं है। सालों के एब्रप्ट ने कहा था जब यंग एनर्जी से वेन्स खोलने की कोशिश की तो यंग एनर्जी और ज्यादा रिएक्ट करने लगी और उन्होंने अपनी की और बढ़ा पड़ी। उस औरत की वेन्स दो इतनी स्ट्रॉन्ग एनर्जेनाइज हैंडल नहीं कर पाई। बून बोलता है तो फिर इसका ट्रीटमेंट कैसे होगा? डिवाइन फिजिकल बोलती है दो तरीके से, लेकिन दोनों का नुकसान है। एक तो फिलहाल ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है और दूसरा वो तरीका है ना जो तुम चाहोगे या नहीं, या लड़की। बून बोलता है कौन सा तरीका? डिवाइन फिजिकल बोलती है कॉन्स्टेंटली ह्यूमन एनर्जी एक्सप्लोन का स्ट्रेन पॉइंट के औरत के वॉर्म में है। बून बोलता है यू मीन? डिवाइन फिजिकल बोलती है हाँ, वेन्स पर प्रेजेंट काम करने का तरीका नेचुरली यंग एनर्जी को उसके बॉडी में स्लाइड करने का यिन यांग बैलेंस अचीव करना होता है। डिवाइन फिजिकल आगे बताती है यहाँ जो स्ट्रॉन्ग इनफ यंग एनर्जी वाला इंसान है। युवान सोचता है, फिर बोलता है तुम्हें जो दूसरा मेथड बोला था, जो तुमने कहा था इम्पॉसिबल, वो क्या है? फोर्ट गेट की तरफ से आने वाली ये एनर्जी क्या है जो मैंने पहले कभी महसूस ही नहीं की? ये वक्त से भी काफी ज्यादा इंटिमिडेटिंग है। जब वो औरत रेज में गई थी, मुन पूछती है माय लॉर्ड ये क्या है? युवान बोलता है लगता है उन्होंने अभी तक नोटिस नहीं हुआ। युवान मन में सोचता है अगर सिर्फ मैंने ही इसे महसूस कर पाया हूँ तो सामने वाला मेरे बराबर लेवल पर का होगा या फिर मुझसे भी ऊपर। सब लोग यहीं रहो, कोई भी मूवमेंट मत करना। युवान वहां से निकल जाता है। जैसे ही हर इंसान की अपनी सेंट होती है, वैसे ही हर किसी की में भी एक अलग पहचान होती है। जो मार्शल आर्टिस्ट इनर एनर्जी में अच्छा ट्रेंड होता है वो की के फर्क में पहचान जाता है। जैसे रेल में ऊपर जाता है की सेंस और जबरदस्त एक्सपीरियंस हो जाता है, और जब कोई मिस्टिकल जब तक रेलम तक पहुंच जाता है तो वो नेचुरली एक एनर्जी यूज करके किसी को भी छोड़े हुए की के ट्रेस का सेंस कर सकता है। हमारा थोड़ा दिन के बाद सीन होता है, वो यान एनर्जी जो हांगशंग की तरफ से गई थी अब येलो रिवर क्रॉस करके साउथ वेस्ट जा रही है। मैं बिना रुके क्विंगिंग यूज कर रहा हूँ फिर भी उसे कैचअप नहीं कर पा रहा। जो ट्रेस बचे हुए हैं उनसे क्लियर है कि वो रेज में गई थी, और अगर कोई उसे ओवर पावर करके किडनैप कर पाया है तो वो बहुत ही एडवांस मार्शल आर्टिस्ट होगा। चाहे जो भी हो, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा। मेरे बच्चों के पीछे आने की कीमत तुम चुकाओगे। ये एनर्जी का ट्रेस उसी तरफ से जा रहा है क्या? हेवनली डिवाइन डिवाइन कल्ट है ये तो करपेट यही है।
ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं किसी से डरता नहीं हूँ। गार्ड उसे रोकते हैं, यहाँ क्या काम है तुम्हारा? वो बिना बोले आगे बढ़ जाता है। दोनों गार्ड्स बेहोश हो जाते हैं और गार्ड्स आते हैं दूसरे। तुम क्या कर रहे हो? तुम कौन हो? ऐसे कैसे घुस रहे हो? वो उन्हें भी बेहोश कर देता है और गार्ड शॉक हो जाते हैं। सिर्फ हाथ हिलाने से इसने 4 मार्शल आर्टिस्ट मार दिए। पीछे हट जाओ अभी के अभी। क्या तुम्हें पता है तुम कहाँ खड़े हो? वो अंदाज में खड़ा होता है और बोलता है, मैं तुम्हें वार्निंग देता हूँ, अगर मैं उनके जैसे हाल नहीं चाहते हो तुम तो मेरे बच्चों को अभी मेरे सामने लाओ। गार्ड्स बोलते हैं, तुम अपने बच्चे को यहाँ क्यों ढूंढ रहे हो? तुम कौन हो और इतने अनप्रोटेक्ट क्यों हो? मना कर रहे हो तो फिर मैं खुद ही ढूंढ लूंगा। गार्ड ऐसा करते हैं, लेकिन उनकी तलवारें उसके कंट्रोल में आ जाती है। सब शौक हो जाते हैं कि उनकी तलवारें कैसे कंट्रोल में आ गई। इसका मतलब तो ये तो मिस्टिक रियलिम मार्शल आर्टिस्ट है, ऐसा मास्टर यहाँ कैसे आ गया? वो बोलता है, ये मेरी लास्ट वार्निंग है, और जो मेरे रास्ते में आया मैं सबको मार दूंगा, अब हट जाओ। गार्ड गुस्से में बोलते हैं, क्या बकवास बक रहा है? चाहे तुम मार्शल आर्टिस्ट ही क्यों ना हो, तुम हमें बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। क्या तुम्हें लगता है हम घुटनों पर आ जाएंगे जब हम ग्रेट हेवनली डिवाइन कल्ट का हिस्सा हैं? कितने ही बेवकूफ़ी है। मैं तुम्हें जिंदा रहने का मौका दिया, लेकिन तुमने खुद ही ठुकरा दिया। यही तुम्हारी चुनाव है तो ठीक है, गुड बाय। और इतना बोल के सभी के स्वॉर्ड को अटैक कर रहा होता है। जैसे गार्ड के आंख की तरफ पहुंचता है तो वो स्वॉर्ड रुक जाती हैं, जिसे देख के सब बोलते हैं, ये सब स्वॉर्ड क्यों रुक गए? सामने वाला भी सोचता है कि मेरा स्वॉर्ड कैसे रुक गया? व्हाट? किसने मेरी की को तलवार से कनेक्टेड की थी, बीच में इंटरफेयर कर दिया? तब युवान आता है, सारी तलवारों को उसके कंट्रोल में आ जाती है। सामने वाला शॉक होता है, वो यंग लड़का। नैनो बताता है, यूजर की एनर्जी पर कंट्रोल लिया गया है, काउंटर स्ट्राइक शुरू। 40 वर्ड रिमोट कंट्रोल सिस्टम एक्टिवेट हो गया और टारगेट लॉक करता है। युवान तलवारों को पलट कर उसी पर चला देता है। सामने वाला बोलता है, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि किसी और कुछ एक्सपीरियंस करूंगा। कितना अजीब है, इतनी सारी तलवारों में से इंटरफेयर करने के लिए की के पर बराबर हर पीसेस कंट्रोल चाहिए। ये सिर्फ 20 साल का लगता है, लेकिन इसका एनर्जी लेवल मेरे से कम नहीं है। ये पक्का डिमोनिक कल्ट का है, और आखिर ये है कौन? बाकी लोग तभी एक साथ करते हैं ग्रीटिंग हेवनली डिवाइन कलट के, आसमान को सलाम और डीमन लॉर्ड को। तब उसी आदमी को समझ में आता है कि मैंने जो सुना था नया ये मास्टर यंग आदमी है, क्या ये वही है जिसने मेरी बेटी को ओवर पावर किया था? गार्ड रिपोर्ट करता है, हानवन के नॉर्थन रीजन में ब्रांच के लीडर जुंगयोन ने रिपोर्टिंग किया। ठीक है, बोलो। वो आदमी वहाँ जो कल्ट में घुस आया है, हमारे गार्ड्स और मार्शल आर्टिस्ट को घायल और कत्ल किया है, और हमें अपने बच्चे वापस मांग रहा है। उसके बच्चे? तो फिर वो पक्का अनरिवील्ड स्वॉर्ड वोंग जियोन है। अनरिवील्ड स्वॉर्ड? हम तो 5 ग्रेटर मार्शल आर्टिस्ट में से एक सामने खड़े हैं थे। वोंग जियोन मन में ही, अगर इसे मेरा नाम पता है तो ये वही होगा जिसने मेरे बच्चों को लिया है। इसे लड़ने के लिए मुझे काफी की लगानी पड़ेगी, और अगर ऐसा हुआ तो यहाँ के बाकी मार्शल आर्टिस्ट भी बीच में आ जाएंगे। हर हाल में नुकसान मेरा ही है, तो मेरे पास और कोई चॉइस भी नहीं है। अचानक से इंटीमेट एनर्जी गायब हो जाती है और नया डीमन लॉर्ड से फिर बोलता है, नया डीमन लॉर्ड मिलना मेरे लिए हॉनर की बात है, हेवनली डिवाइन कलर के। मैं वोंग जियोन हूँ। फिर युवान स्वॉर्ड को रोक देता है और बोलता है, गिरे हुए मार्शल आर्टिस्ट को ट्रीटमेंट के लिए ले जाओ। हाँ, ऑर्डर पवेलियन मास्टर सब जिंदा हैं, लगता है सिर्फ लाइट इंटरनल इंजरीज हुई है, इसीलिए बेहोश हो गए हैं। शुक्रिया इतना कंसंट्रेट होने के लिए। वो आदमी मन में सोचता है, जब मुझे मेरे बच्चों की प्रेजेंस यहाँ महसूस हो रही है तो बेकार में ही दुश्मनी पैदा करना सही नहीं है, इसलिए मैंने सिर्फ वार्निंग दी है। मेरा इरादा बस उसी से बात करने का था जिससे मेरी बात हो। लेकिन ये जो डिमोनिक कल्ट का लीडर निकला, मैं ज़्यादा पोलाइट रहना चाहता था, आखिर हेवनली डिवाइन कल्ट के हेड के सामने हूँ। फिर मेरी हालत ऐसी नहीं थी। मुझे ये मेरे बच्चों के एहसास हो रही है, मैंने जानना चाहता हूँ आपने उन्हें क्यों लिया? युवान मन में सोचता है, अच्छा जिस आदमी को मैं इनवेट बनाना चाहता हूँ वही खुद सामने आ गया। गलत फैमिली के लिए माफी चाहता हूँ, आपकी बेटी की हालत बहुत सीरियस थी, इसीलिए हमने जल्दी यहाँ से ले आ पाड़े। सामने वाला बोलता है, लगता है आपने अच्छे इरादे से ही किया है, मैं जल्दी में गलत सोच बैठा। फिर हमारे पास तो फिजिकन भी है। क्या? ये इतनी ज्यादा ठंड कहाँ से आ रही है? बर्फ? प्रेजेंस पॉइंट रिलीज हो गया है लगता है। कल्ट डर। फिर युवान बोलता है, मेरे साथ चलिए जल्दी, और फिर दोनों के दोनों भाग जाते हैं। सीन हमारा शिफ्ट होता है वही जगह पे जहाँ पे हम देखते हैं हॉबैंड डिवाइन फिजिकन को प्रोटेक्ट कर रहा होता है, और मून और दूसरी लड़की सामने वाली लड़की को देख रही होती है और उसे रोकने की कोशिश करती है, और अपने मन ही मन बात कर रहे होते हैं। मुझे अंदाजा नहीं था कि इतना बुरा भी हो सकता है। लगता है ये डिमोन लॉर्ड या फिर एल्डर यांग को अभी यहाँ पहुंचना पड़ेगा। और तुरंत वो अपने आइस से अटैक कर देती है। सामने वाले लोग ब्लॉक होने के लिए कर रहे होते हैं, बोलते हैं भागो यहाँ से। दोनों के दोनों जंप करके उस अटैक से बचते हैं। मून अपना पाम अटैक करती है, लेकिन सामने वाली लड़की पे कोई अटैक का कुछ होता ही नहीं, तो मून घबरा जाती है और बोलती है, ये मेरे अटैक को इतनी ईजिली नलीफाई कर दे रही है, आखिर मैंने ऐसा पहले कभी नहीं देखा। तभी लड़की दोनों हाथ ऊपर करती है और अपने एनर्जी से रिलीज करती है, जिससे दोनों पे आके अटैक लगता है और दोनों पीछे आ जाती हैं। हम देखते हैं हाओबेंग को, जो कि ऊपर देखता है और बोलता है, ये क्या आइस प्रेजेंस है? और लड़की बोलती है, शेंगवा मैं देख सकती हूँ।
ये मार्शल आर्टिस्ट कुछ ज़्यादा ही हाई लेवल की है और ये स्नो वुमेन लगती है कुछ लेजेंड टाइप की है और ये वाइट हेड विच लगती है। और तभी वो अपना और पंच से बना लेती है और सभी के सभी आइस क्रिस्टल्स को हमारे मून पे भेज देती है, लेकिन तभी वो सब आइस क्रिस्टल्स रुक जाते हैं और हम देखते हैं इसको रोका होता है युवान ने। मून काफी खुश हो जाती है युवान को देखकर और पीछे एक और आदमी आता है और अपने एनर्जी से सभी के सभी क्रिस्टल्स को तोड़ देता है। युवान अपने मन में सोचता है उस लेवल की टेक्निक के साथ तो वो पहले ही क्यूई कंट्रोल को आराम से ब्लॉक कर सकता था। फिर हमें लड़की का नाम पता चलता है जिसका नाम होता है युगुन। मुझे अंदाजा था कि वो गुस्से में आ जाएगी, लेकिन उसकी हालत तो बिल्कुल सबसे बुरी हो चुकी है, मुझे जल्दी करना होगा। इतना बोल के वो चला जाता है और अटैक करने जा रहा होता है। सामने वाली तुरंत बर्फ का लगा देती है शील्ड। यूग उन पे फिर उसके दूसरे साइड से अटैक करने जाता है, लेकिन ब्लॉक कर नहीं पाती और उसका प्रेशर पॉइंट पे अटैक करके उसको शांत करने की कोशिश कर रहा होता है। अपने मन में फिर बोलता है फिफ्थ मिस्ट्री से उसके प्रेशर पॉइंट के दबाने की कोशिश काम नहीं कर रही है, क्योंकि उसकी इन एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुकी है, उसकी हालत भी ज्यादा बिगड़ गई है। इतना बोलते ही हम देखते हैं और करता है उसके प्रेशर पॉइंट को और वो तुरंत बेहोश होने लग जाती है और बेहोश होती है और उसका फादर उसको पकड़ लेता है और बोलता है मुझे ऐसा फील हो रहा है कि इसका बॉडी कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रहा है, इस कंडीशन में इसके लिए बहुत ज़्यादा बेकार बात है। हाँ, अब मैं क्या करूँ? ड्रैगन टाइगन क्लो तक पहुँचने में कम से कम आधा दिन लग जाएगा, तब तक तो शायद वो जिंदा भी ना हो। तभी किसी की तरफ देखता है, हम देखते हैं डिवाइन फिजिकन आगे आती है। अपने मन में सोचता है आखिर ये कौन लड़की है इतनी मस्कुलर वुमेन, इसको मेरे को लगता है पहले कभी देखा है। और तभी उसके बेटे का नफ्स चेक कर रही होती है, बोलती है ये क्या फिजिकन है?" युवान बताता है हाँ, मैं तुम्हारी बेटी को इसी के पास ले आया हूँ। तभी डिवाइन फिजिकन बोलती है ओ नहीं, लगता है यिन एनर्जी उसके पूरे शरीर में फैल चुकी है डीमन लॉर्ड, इस हाल में वो आधा दिन भी जिंदा नहीं रहेगी। अब सच में कोई रास्ता नहीं बचा है। क्या मतलब है, उसके साथ क्या होने वाला है? इस औरत को बचाने का सिर्फ एक ही तरीका है, उसकी यिन और यान को बैलेंस करना। क्या तुम कौन होते हो ऐसे बात करने वाले? तभी उसका बेटा बहुत चिल्लाता है और बोलता है आप क्या कर रहे हो, ये वही शख्स है जिसे आप इतनी दिन से ढूंढ रहे थे, यही है वो डिवाइन फिजिकन। तभी हम डिवाइन फिजिकन का चेहरा देखते हैं जो काफी शांत हो रही होती है। तभी हम उसके बेटी को अंदर लाते हुए देखते हैं। फिर अपने मन में ये सोचता है जो काम सालों के एडॉप्ट तक नहीं कर पाए, अगर डिवाइन फिजिकन कह रही है तो ये सच ही होगा। मेरी बेटी के साथ ऐसा कैसे हो गया? मून ऑलमोस्ट पगला जाती है। युवान यिन और यांग बैलेंस करना, बैलेंस मुझे ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा। युवान सोचता है एक औरत हाँ ज्यादा बीवियां और बच्चे सिर्फ और ज्यादा कॉन्फ्लिक्ट लाते हैं। मुझे ये बात सबसे ज्यादा पता है क्योंकि मैंने खुद 6 ग्रेट सेक्ट की बुरी देखी है। मैं मून गियों को धोखा नहीं दे सकता। शायद यही डिमोनिक लॉर्ड सोच रहा है। वो जो फैसला करता है उस पर पूरा खड़ा रहता है, लेकिन इस बार उस औरत को बचाने के लिए ये सही फैसला लगता है। मून के लिए बुरा लगता है, लेकिन अगर दिमाग से सोचें तो ये एक बहुत बड़ा मौका है अनरियल स्वॉर्ड वांग जॉन योंग जॉन के 5 ग्रेटेस्ट मार्शल आर्टिस्ट में से एक को अपना कच्चेदार बनाने का और एलाई बनाने का। और वक्त बिल्कुल नहीं है। एडेप्टन की शुरू सिर्फ ठंडे को रोकना नहीं है, उसके इंटरनल एनर्जी का फ्लो को कंट्रोल भी करना है। इससे उनकी जिंदगी नहीं बदलेगी, लेकिन तभी उसका बेटा बोलता है, तभी फादर बोलता है उसका कि हाँ बुन बोलो। हाँ, मुझे पता है ये पसंद नहीं आएगा, लेकिन हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है पापा, हमें युवान को बचाना पड़ेगा। वो कह रहे हैं कि ये मेरी बेटी को बचाने के लिए है, लेकिन एक पिता के तौर पे क्या ये सही है कि मैं अपनी बेटी का शरीर एक ऐसे आदमी को सौंप दूं जिसे मैं कभी नहीं मिला भी? और अगर मैं इजाज़त दूं तो क्या आदमी जिम्मेदारी भी लेगा? सही है, वो मेरी प्यारी बेटी उस आदमी के हवाले करना, उसका रुतबा बहुत बड़ा होगा, उसकी मार्शल आर्टिस्ट 5 ग्रेसल मार्शल आर्टिस्ट के बराबर है, लेकिन वो चाहे दिखता ना हो, पर साफ है कि वो उस औरत को बहुत ज्यादा मान्यता देता है। लगता है वो औरत इस कल्ट में काफी ऊंचे दर्जे पर है, शायद वो उसकी बीवी है और मेरी बेटी डिमोनिक लॉर्ड के लीडर की कोंकुबाइन बन जाएगी। अब ये याद आता है, मैंने सुना था डिमोनिक कल्ट के लीडर कई बीवियां रखते हैं, लेकिन ये आदमी ऐसा नहीं लगता जो औरतों के दीवाने हो। कितना बेवकूफ हूँ मैं। वंग जियोन, मुझे योंग को बचाने के लिए कुछ भी करना पड़े तो करना चाहिए। डिमन लॉर्ड, जिंदगी में मैंने कभी किसी से मदद नहीं मांगी, लेकिन आज शायद मुझे आपसे मदद मांगना पड़ रहा है। वोंग जियोन घुटने पे गिर जाता है और बोलता है। तभी युवान उसे बोलता है सर वोंग जियोन, ये क्या कर रहे हो, कृपया उठ जाएं। नहीं नहीं, प्लीज मेरे बेटे को बचा लीजिए, मैं आपसे भीख मांगता हूँ, ना 5 ग्रेटल मार्शल के रूप में नहीं, बल्कि एक पिता के रूप में। तभी युवान अपने मन में सोचता है उसने अपना पूरा ईगो साइड में रखकर मुझसे ये मांगा, अगर मैं मना कर दूंगा तो वो मेरा दुश्मन भी बन सकता है। वैसे मुझे उसे दुश्मन बनाने का डर नहीं है, लेकिन अगर मना किया तो 5 ग्रेटल मार्शल आर्टिस्ट में से एक का अलाइव बनने का मौका खो दूंगा। पर यह ज़रूरी है ताकि 6 ग्रेट सेक्ट जैसा हेडरेस्ट मेरी कल्ट के साथ दोबारा ना हो। शायद ऐसा ना हो, लेकिन अगर किसी औरत से मेरा बच्चा हुआ, नैनो अगर आप चाहे तो मैं उतरा शट डाउन मूव एक्टिवेट कर सकता हूँ। क्या
उनतेरा उनतेरा वही जगह है जहाँ से शीमन निकलता है। नैनो मशीन सर्जरी से भी बेहतर तरीके से इसे बंद कर सकता है। ये क्या ये मुमकिन है? लेकिन फिर भी मून बोलती है, मैं इस वक्त का बहुत दुखी हूँ। लग रहा है दिल तो टुकड़ों में टूट रहा है। मैं आपकी पार्टनर हूँ, इसके साथ ही ग्रेट हेवनली डिवाइन कल्ट की मेंबर और आपकी वफादारी सबऑर्डिनेट। जो चीज कल्ट के लिए फायदेमंद हो उसे मैं मना करने का कोई वजह नहीं है। मुझे पता है आप मेरे बारे में क्या महसूस कर रहे हैं, इसीलिए सर वोंग जियोन की मदद करिए। मून, मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहती हूँ जो तुम्हें बुरा लगे। ऑफ कोर्स मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन देखो वो अपनी बेटी के लिए भीख मांग रहा है। अगर मेरे पापा जिंदा होते तो वो भी वही करते। और इतना खूबसूरत इंसान 9 मेरिडियन क्लब से तड़प से मर जाएगा, ये बहुत दुख की बात है। खूबसूरत? मेरे लिए तो तुम ही बहुत दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत हो। ऐसे शर्मिंदा करने वाली बातें इतनी आसानी से मत बोला करो। तुम बस गिल्टी फील कर रहे हो। नहीं, मैं सीरियस हूँ। तुम मेरी नंबर 1 हो। मैं तुम पर नजर रखूंगी। इस बार समझ रही हूँ क्योंकि किसी की जान की सवाल है, लेकिन याद रखना तुम्हारी नजर सिर्फ मुझ पर होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, मैं कैसे मना कर सकता हूँ एक पिता को जो अपनी बेटी की जान बचाने के लिए मांग रहा है। वॉन्ग जियन बोलता है, डीमन लॉर्ड प्लीज मेरी बेटी को बचा लीजिए। ठीक है। डिवाइन फिजिकल बोलती है, मुझे खुशी है आपने फैसला ले लिया, अब देर नहीं कर सकते। अगर ज़्यादा टाइम लगा तो यिन यांग बैलेंस भी काम नहीं आएगा। क्या करना सही होगा? सब लोग बाहर जाओ। जब सब चले जाते हैं तो डिवाइन फिजिकल बताती है, ट्रीटमेंट समझाती है। बातें काफ़ी शर्मिंदा करने वाली थी, लेकिन जान बचाने के लिए ज़रूरी। बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंट होगा, लड़ाई भी हो सकती है, लेकिन बीच में रुकना मत, समझ गए? गुड लक डीमन लॉर्ड। क्या ये ऐसी चीज़ है जिसमें लक विश की जाती है? डॉक्टर चली जाती है और लगता है पहले से उसे मूव करना होगा। उसने कहा था कि कोई रास्ता नहीं है, लेकिन क्या ये सच में सही है? मुझे उसके प्रेशर पॉइंट को लेसिंग करना होगा ताकि उसकी की फॉलो कर, अगर वो होश में आ गई तो बुरा लड़ाई हो सकती है। शायद पहले कपड़े उतारने पड़ेंगे। फिर कतर उतार देता है और फिर देखते हैं हम। व्हाट? मैंने बेयरली प्रेशर पॉइंट को टच किया था और वो पहले से ही जग गई। युवान को फिर उसके बाद तुरंत आँख खोल के उसको ऊपर पटक देती है और हम देखते हैं बाहर का सीन। सभी लोगों को पता चल जाता है। तभी हाओबेंग बोल रहा होता है, लगता है ये हो चुका है। ये बाकी लोग गुस्से से हाओबेंग को देखते हैं कि पीटी देंगे और तभी मुंह घुमा देती है। मुंह उधर चल जाती है और रो रही होती है। तभी आती है और बोलती है, इडियट, और तुरंत उसके टकले पे जोर से बजाती है और तभी इन लोगों को भी महसूस हो जाता है एनर्जी का। तभी हाओबेंग जा रहा होता है, बोलता है ये बिल्डिंग पूरा फ्रीज हो रही है फिर से। फिर डीमन लॉर्ड चिल्ला रहा होता है। तभी डिवाइन फिजिकल बोलती है कि रुक जाओ, अभी जाना सही नहीं होगा। अगर तुम अभी जाओगे तो वो काम बिगड़ भी सकता है और कुछ नहीं। फिर वो लोग रुक जाते हैं और बोलते हैं, लगता है कि फाइट हो रहा है, कोई मर भी सकता है। हाँ, लगता है अभी कोई तो शांत हो गया। तभी कुछ आवाज़ आती है जिसे सुन के इन लोग काफ़ी शर्मा रहे होते हैं और ये डिवाइन फिजिकल बोलती है फाइनली। और हम देखते हैं बर्फ़ पिघल रहा होता है और हम युवान अपने मन में बोलता है, मुझे अपनी यांग एनर्जी ट्रांसफ़र पूरा फोकस करना होगा। अगर ज़रा से भी गलती हुई तो उसके वेन्स जम सकती है और वो मर भी सकती है। मुझे यिन एनर्जी से लड़ना नहीं है, मुझे उसे एक्सेप्ट करना होगा। पहले उसे यिन एनर्जी को अपने बॉडी में सर्कुलेट करना है, फिर उसे बाहर निकालना है। ये सोचकर ही हैरानी होती है कि एक इंसान के पास इतनी ज़्यादा यिन एनर्जी हो सकती है। नॉर्मल आदमी ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। ये हेवनली डिमोनिक एनर्जी है। ये अपनी वाली सारी यिन एनर्जी को ऐसा कह रही है जैसे कि कोई जानवर अपना शिकार करते हो। चाहे मैं नेचर के एनर्जी को सर्कुलेट कर लूँ, लेकिन इस स्पीड से ये मेरे कंट्रोल से बाहर हो जाएगी। मेरे पास कोई और चॉइस नहीं है, मुझे अपनी और ज़्यादा यिन एनर्जी देनी होगी ताकि मैं उसकी यिन एनर्जी को एब्जॉर्ब कर सकूं। उस वक्त लड़की होश में नहीं आ लगती। उसकी आंखों का रंग वापस आ जाता है और ब्लड सर्कुलेट भी नॉर्मल हो रही है। कम काम करता है लेकिन ठंड लग रही है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा बॉडी का खून जम रहा है। अब खतरे में वो नहीं है, अब मैं हूँ। तभी नैनो बताता है, यूजर के बॉडी का टेम्परेचर बढ़ गया जा रहा है। ये बुरा है। हेवनली डिमोनिक एनर्जी से सारी यिन एनर्जी खाली। अब मैं उसे अपने बॉडी से बाहर निकाल नहीं पा रहा। बहुत ज़्यादा यिन एनर्जी मेरे हेवनली डीमन स्वॉर्ड आर्ट के अंदर बाहर गई है, जबकि वो पूरे यंग एनर्जी का मार्शल आर्ट भी नहीं है। लगता है मैंने उसकी सारी यिन एनर्जी अब्जॉर्ब कर ली है। अब मुझे अपना बॉडी ही एक यिन एनर्जी का ध्यान रखना पड़ेगा। अगर मैं इसे ऐसा ही छोड़ दूँ तो। तभी हम देखते हैं, बोलता है फादर, और उसका फादर सोच रहा होता है, मैं खुद से कहता हूँ कि अगर मेरी बेटी की जान बच सकते तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। लेकिन इस अजीब सी बेचैनी का मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मेरी जान, क्या मैंने सही फैसला किया है? अगर तुम जिंदा होती तो क्या करती? फादर, क्या ये ठंड नहीं है? मैंने पहले कभी ऐसे अजीब जंगली एनर्जी महसूस नहीं की है। ठंड कम हो रही है लेकिन उसका बिल्कुल अपोजिट एनर्जी बढ़ रही है, जिसको कोई जानवर दहाड़ रहा हो। फादर, गेस्ट हॉल में कुछ हो रहा है, क्या आप भी महसूस कर रहे हैं? चलिए मेरे साथ। डिवाइन फिजिकल, ये सब क्या हो रहा है? मैं भी नहीं जानती। ये तक डिवाइन फिजिकल जिसे कभी भी मार्शल आर्टिस्ट नहीं सीखी, वो भी इस एनर्जी से कांप रही है। कोई इस एनर्जी को गुस्से में बाहर निकाल रहा है। तभी हम देखते हैं उस घर से जो एनर्जी का वेव आता है और सीधा वो घर फट जाता है और घर फटता है मलबा को। फिर हाओबेंग और लड़की रुक रही होती है और हम देखते हैं युवान जो कि खड़ा होता है और काफी ज्यादा हाफ रहा होता है। मून बोल रही होती है अपने लॉर्ड को और उसका फादर बोल रहा होता है यू गॉन करके।
और उसकी बेटी बेड पे लेटी होती है और बोलता है, डीमन लॉर्ड आखिर तुमको क्या हो गया है। तभी डीमन लॉर्ड के अंदर से बहुत सारी एनर्जी निकल रही होती है। तभी उसका फादर जा रहा होता है और बोलता है, लगता है और कोई चॉइस नहीं, मुझे खुद से जाके देखना पड़ेगा। और बोलता है, डीमन लॉर्ड क्या आप मेरे को सुन सकते हैं। तभी डीमन लॉर्ड उसकी तरफ देखता है और अटैक करता है, लेकिन वो उसको ब्लॉक करता है। हम देखते हैं उसका अटैक यहाँ तक आ जाता है कि उसका बेटा बच जाता है और सीधा उसका दीवार को चीर के चल देता है आगे। और बोलता है, ये क्या फ्रोजन है। अभी हम देखते हैं दोनों आमने सामने होता है, उसका चेहरा नॉर्मल हो गया, मतलब उसकी कंडीशन सुधर गई है, हाँ काम हो गया। लेकिन उससे क्या हो रहा है, उसके अंदर जंगली एनर्जी और 9 मेरीन क्लब्स की ठंड दोनों एक साथ मौजूद है। उसकी आंखें किस पर फोकस नहीं कर रही, मतलब वो बेहोश है। कहीं की डिकेटिवेट तो नहीं है। इस लेवल के मार्शल आर्टिस्ट को की डिवेटेड हो जाना सीधा मौत के बराबर होता है। मुझे उसे होश में लाना होगा। डिमन लॉर्ड क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं। और तुरंत उस पर अटैक कर देता है और बोलता है, इस हालत में यंग बेम भी खतरे में आ सकती है, मुझे ऐसे किसी और जगह पे लेके जाना पड़ेगा। तभी वो अपना स्वॉर्ड एनर्जी बनाता है और अपने युवान को बोलता है, प्लीज मेरी सिचुएशन को, जो मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। और इसके साथ हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट चैप्टर में जल्दी बना रहा हूँ, तब तक के लिए लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देंगे।